गुड मॉर्निंग बच्चों और वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हम पढ़ने वाले हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो इससे पहले आपने क्या क्या पढ़ा है, इससे पहले हम पैकेजिंग पढ़ चुके हैं, किस तरीके से कोष्ठकीय यूनिट सेल में अवयवी कणों का भराव होता है। दूसरी चीज़ों में हमने पढ़ा है कि पहला चीज़ तो हमने पैकेजिंग पढ़ लिया, दूसरा चीज़ हम उनके संरचनाओं के बारे में पुराने क्लास में पढ़ चुके हैं अभी प्रीवियस जो क्लासेस हुई हैं। उसके बाद हम इनके सभी त्रुटियों के बारे में भी जान चुके हैं, डिफेक्ट के बारे में, है ना। सभी त्रुटियां आपको क्लियर हो गई हैं। तो आज जानते हैं नए चीज़। चौथा टॉपिक आपका ये है परमाणु त्रिज्या और हम कैसे अलग अलग कोष्ठकीय सेल के परमाणु त्रिज्या और उनके भुजाओं के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं। मतलब कि परमाणु त्रिज्या और कोष्ठकीय भुजा के बीच में संबंध के मध्य संबंध। तो आज का टॉपिक आपका ये है जिसमें आपको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो पहले जानते हैं कि परमाणु त्रिज्या किसको बोलते हैं। तो परमाणु त्रिज्या हमें जानना है। देखो, कोई भी अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से सटे हुए आपस में चिपके हुए रहते हैं। आप जब यूनिट सेल में कोई भी इस तरीके से यूनिट सेल में क्या करते हो, जब आप इस तरीके से भराव करते हो अवयवी कणों का, तो ये एक दूसरे से जुड़े जुड़े होते हैं, है ना। तो अगर मैं देखूं कि इन दोनों कणों के या इन दोनों कणों के केंद्र को अगर मैं देखूं, केंद्र, दोनों केंद्र के बीच की दूरी, डी मतलब डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस इन दोनों केंद्र के बीच की दूरी का आधा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। दोनों अवयवी कणों के केंद्रक के बीच की दूरी का आधा हम त्रिज्या कहते हैं। तो आर बराबर, आर मतलब त्रिज्या, आर बराबर क्या होगा, D/2, ये हो गया त्रिज्या का सूत्र। तो यहाँ पे आपको समझ आया कि परमाणु त्रिज्या हम कैसे गणना कर सकते हैं। R बराबर D/2, मतलब दो अणुओं के मध्य या दो किसी भी अवयवी कणों के केंद्र के मध्य की दूरी का आधा उस अवयवी कणों की त्रिज्या कहलाती है। इसको चाहो तो आप बुक से भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि दो अवयवी कणों के केंद्र के मध्य की दूरी का आधा उस अवयवी कणों के क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो अब जानते हैं कि इस त्रिज्या की गणना हम तीनों कोष्ठकीय सेल में कैसे कर सकते हैं। मतलब प्रिमेटिव कोष्ठकीय सेल, प्रिमेटिव मतलब आपको मालूम है प्रिमेटिव क्या होता है, प्राचीनतम। प्राचीनतम में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था प्राचीनतम में, सिंपल साधारण सेल, सिंपल यूनिट सेल, FCC फलक केंद्रित यूनिट सेल, BCC बॉडी केंद्रित यूनिट सेल। ये तीनों में हम परमाणु त्रिज्या की कैसे गणना करेंगे और उसके बाद इनके बीच के संबंध को स्थापित कैसे करते हैं ये जानेंगे। तो आपको परमाणु त्रिज्या का परिभाषा लिखना है बुक से, और ये चित्र बनाने हैं और ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, ये वर्क है। आगे देखते हैं कि इनके बीच के संबंध कैसे बनते हैं। यहाँ पे आप देखना, एज लेंथ रिलेशन बिटवीन आयनिक रेडियस, कोष्ठकीय भुजा, एज लेंथ मतलब कोष्ठकीय भुजा, जिसको हम एक्सियल पार्ट भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सियल पार्ट, याद रखना, ठीक है, एक्सियल पार्ट। कोष्ठकीय भुजा और अवयवी कणों की त्रिज्या के मध्य हमको संबंध स्थापित करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आता ही है ना। इसको सत्यापित करने के लिए प्रश्न आ जाता है, कई बार इसके प्रश्न घुमा के देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो हमें पहले जानना है एज लेंथ क्या है। मैंने आपको पहले ही जब कोष्ठकीय संरचना का पूरा बताया था तब मैंने आपको बताया था कि एज लेंथ हम किसको कहते हैं, है ना। एज लेंथ मतलब कोष्ठकीय भुजा। अब देखो, ये एक मैंने एक कोष्ठक बना दिया है ना, एक यूनिट सेल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और यूनिट सेल में आप सभी को मालूम है कि कोनों पर 8 कणों का व्यवस्था होता ही है। बाद में हम अलग अलग कणों की व्यवस्था उनकी संरचनाओं के हिसाब से जानते हैं। तो यूनिट सेल में क्या होता है
ये कर्ण से लेके इस कर्ण को जोड़ने वाली ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं? एज लेंथ कहते हैं, मतलब इसकी लंबाई, है ना। इसे एज कहेंगे, याद रखना। इसे क्या कहोगे? इस कर्ण से इस कर्ण को जोड़ने वाली ये जो रेखा है वो एज है। अब इसको आप स्केल से अगर आप नापोगे कि कितना दूरी है, तो उसको हम उसकी लंबाई कहेंगे, तो लेंथ हो गया, ठीक है। तो कोष्ठकीय भुजा की लंबाई और उनके त्रिज्या के मध्य, तो अब ये जो कर्ण है, इस कर्ण के केंद्र से जो दूरी है उनके बीच के संबंध को हमको स्थापित करना है। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि एज लेंथ किसको कहते हैं, ठीक है। तो अब एज लेंथ आपको पता चल गया, तो अब चालू करते हैं रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध स्थापित करते हैं। तो आपको पहले ही मालूम है कि 3 प्रकार के आपके मेन कोष्ठकीय, प्राचीनतम कोष्ठकीय की संरचना होती है, जिसमें हम आते हैं सरल घनीय में, सरल घनीय यूनिट सेल में, ठीक है। तो सरल घनीय, जिसको आप सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, वही चीज़ है। तो इसे जानते हैं कि इसमें कैसे आप एज लेंथ पता करते हो। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक मैं काम करती हूँ कि आपके लिए एक कोष्ठक का निर्माण कर देती हूँ, ठीक है। आपने इस तरीके से यहाँ पे एक यूनिट सेल बनाया जो सिंपल यूनिट सेल है, इस तरीके का। और अब सिंपल यूनिट सेल में आपको मालूम है कि कोनों पर आपको क्या होते हैं? अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पे व्यवस्था भी कर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे संरचना अच्छे से दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको एज लेंथ बताना है। तो याद रखना, एज लेंथ को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एज लेंथ को यहाँ लिख देती हूँ। एज लेंथ को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको कोई भी दो कर्णों का बीच की लंबाई को लेना है। तो सरल घनीय के पता चल जाएंगे आपको, एज लेंथ और त्रिज्या भी। तो देखो, या तो ये दोनों कर्ण लो, या ये दोनों को लो, या ये दोनों को लो, इसको लो, नीचे के कोई भी ले सकते हो, या इनको ले सकते हो, इनको ले सकते हो, पीछे वाले, आगे वाले, जो मन है आपको लेना है ले लो। मैं ले रही हूँ ये वाले कर्ण को और ये वाले कर्ण को, ठीक है। आप पीछे वाले भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, ये मैंने इस तरीके से संरचना बना ली। ये हो गए मेरे कर्ण, इसको मान ली मैं केंद्र, ठीक है। ये केंद्र हो गया और ये हो गया हमारा कर्ण, ठीक है। अब जानो कि ये जो केंद्र है, इस केंद्र से इसकी जो दूरी है ये क्या हो जाएगी? इस कर्ण को मान के चलो, इस कर्ण के केंद्र को यहाँ तक जाने में कितनी दूरी लगेगी, उसको हम मानते हैं a, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या r1 और यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या r2, क्लियर हुआ। तो अब इसको लिखते हैं 2r क्यों? क्योंकि एक r है, 2r है, 2r मैंने लिख दिया। और a क्या हो गया? इस केंद्र को इस केंद्र तक जाने में a दूरी लगती है, ठीक है। तो r बराबर a/2 आपको सरल घनीय सेल के और एज लेंथ तथा त्रिज्या के मध्य संबंध दिखाई दे दिया। ये एज लेंथ है, ये त्रिज्या, उसके मध्य आपको संबंध दिखाई दे दिया, हो गया। यहीं पे ये आपका आंसर है। अब जानते हैं FCC के बारे में। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको करते हुए चलना है। और आपको थ्योरी लिखनी है तो आप बुक से लिख सकते हो, लेकिन थ्योरी इसमें ज़रूरी नहीं है, व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पर हम जानते हैं FCC और BCC में कैसे आप रिलेशन या संबंध स्थापित करते हैं।